हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आपका बेहद स्वागत है आपकी फीलिंग वाली सीरीज जो कि फिजिक्स की क्लास 12th की हमने स्टार्ट करी है। तो भैया उसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को देख चुके हैं। अगर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखने हैं तो भैया उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया आप वहाँ पर जाकर के सब कुछ देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं भैया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर आज फोड़ करके जाओगे। तो जल्दी से फटाफट से भैया बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट से जल्दी से रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो क्या होता है। माइक्रोस्कोप के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, जो मोस्टली डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप वो होता है जो बहुत से छोटी वस्तु या अणु को हम उसके अंदर बड़ी इमेज उसकी देख सकते हैं, यानी कि छोटे से छोटे कंपाउंड की, छोटे से छोटे वस्तु या अणु की बड़ी व स्पष्ट इमेज हम भैया माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। जो हम इस अपनी जो नंगी आंखें होती हैं उनसे नहीं देख सकते हैं। हम छोटी से छोटी और जटिल सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं भैया उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका भैया सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है आपका भैया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। लेकिन ये वीडियो भैया आपको जो 30% लेस जो सिलेबस कर दिया गया है उसमें से आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हट गया है, तो इसीलिए भैया मैंने वो नहीं कराया है, मैं आपको करा रहा हूँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये आपके सिलेबस में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, धुआं उड़ जाएगा, जोरदार कराऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो क्या होता है। अभी संयुक्त की बात करेंगे, पहले थोड़ा सा जान लो कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। देखिए, आपको इतना तो मालूम पड़ गया है कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम छोटी से छोटी वस्तु, सूक्ष्म संरचना या सूक्ष्म अणु को जूम करके उसका भैया स्पष्ट प्रतिबिंब हम देख सकते हैं अपनी आई से। ठीक है, तो जो आपकी सबसे नंबर 1 की आती है वो होती है आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, वो भैया किसी भी छोटी से छोटी वस्तु या अणु को केवल 10x तक जूम कर पाती है। 10x तक जूम करने का मेरा तात्पर्य है कि ओनली उससे 10 गुना बड़ा ही दिखा पाएगी। सपोज करिए अगर बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कोई चीज है तो आप सरल सूक्ष्मदर्शी से केवल और केवल आप उसका 10 गुना बड़ा ही देख पाओगे। केवल और केवल 10 गुना ही तक का बड़ा देख पाओगे, इससे अधिक नहीं देख पाओगे। तो जो ज़्यादा छोटी वस्तुएं होती हैं वो 10 गुना करने के बाद भी कोई कोई वस्तु ऐसी होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वे लफड़ा पड़ा। तो इस लफड़े को दूर करने के लिए भैया बनाई गई आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये क्या करती है, ये भैया 10x से भी बहुत ज़्यादा जूम कर सकती है। जो आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। उत्तल लेंस एक ही इस्तेमाल करते हैं, केवल एक ही, इसीलिए वो ज़्यादा जूम नहीं कर पाती, वो केवल 10 गुना ज़्यादा ही जूम कर पाती है। तो उससे भी अधिक जूम करने के लिए एक और युक्ति आई जिसको हमने भैया नाम दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें क्या होता है भैया, आपको दिख गया होगा साफ साफ चित्र से कि जो सरल थी उसमें हम केवल एक ही उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे थे, और जो संयुक्त है उसमें हम दो दो लेंसों का उपयोग करेंगे, जिससे वस्तुओं में और ज़्यादा जूम इन करके हम उसको देख पाएंगे। तो भैया देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ में 2 लेंस यूज हो रहे हैं, संयुक्त हो रहा है भैया, इसीलिए इसका नाम क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो बात समझ में आती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपके 2 लेंस उपयोग में आते हैं भैया, इसीलिए इन 2 लेंसों के संयोजन से ये मिलकर के बनी होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आई होप आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारियां समझ में आई होंगी। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है, आपको सबसे पहले वो लिखना है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा में, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना। देखिए क्या लिखोगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे हम वस्तुओं को उसके 10 गुने से भी ज्यादा बड़े प्रतिबिंब को देख सकते हैं। क्या बोला मैंने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे हम वस्तु के 10 गुने ज़्यादा बड़े से भी प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भैया आगे वाला जो लेंस होता है वो छोटा होता है, छोटे द्वारक का होता है, तथा
कम फोकस दूरी का होता है तथा पीछे वाला जो लेंस होता है वो भैया वो बड़े द्वारक का होता है। द्वारक माने चौड़ाई, और भैया अधिक फोकस दूरी का होता है। इसीलिए भैया जो पहला लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के पास वाला होता है, किनारे पर लगा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लेंस। और जो लेंस बड़ा वाला होता है, बड़े द्वारक का होता है, वो भैया हमारी आंख के पास होता है, इसीलिए इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं नेत्र का लेंस। यहाँ पर होती है हमारी आई। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है तो मेरे पर आंख बनाना ढंग से नहीं आ रहा है, आप लोग अच्छे से इसको बना लेना, ठीक है। इतनी बात पल्ले पड़ी। जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें जो पहला लेंस होता है भैया जो आगे वाला है, इसमें दो लेंस होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। आगे वाला लेंस होता है छोटा होता है, वो उसका द्वारक छोटा होता है, फोकस दूरी उसकी कम होती है। पीछे वाला लेंस जो होता है स्टूडेंट्स वो बड़ा होता है, बड़े द्वारक का होता है तथा अधिक फोकस दूरी का होता है। आगे वाले लेंस को हम बोलते हैं भैया, इसको मैंने माना है सेंटर इसका ओ है, अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्ट लेंस इसको कह सकते हैं। यहाँ पे भैया क्योंकि इस यहाँ पे वस्तु के समीप वाला होता है, वस्तु सबसे पहले इसी लेंस से इसकी किरण अंदर जाएगी, तो वस्तु के पास वाला होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये बड़ा वाला जो लेंस है भैया हमारी ह्यूमन आई के पास होता है, यहाँ से हम अपनी आंख लगा करके देखते हैं, तो इसीलिए भाई स्टूडेंट्स इसको कहते हैं नेत्र का लेंस। बात समझ में आती है। अब आइए फटाफट से क्रियाकलाप को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया ये कोई सूक्ष्मदर्शी बनाने जा रहे हैं, देखें यहाँ पे प्रतिबिंब बनता कैसे है। यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी है उससे हमें छोटी ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी किस प्रकार दिखाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या सामान सौदा होती है वो हम देखने जा रहे हैं, देखिएगा। हमने माना कोई वस्तु ए बी है, ठीक है, जिससे भैया दो प्रकाश किरण चलती हैं। पहली प्रकाश किरण चलती है भैया आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, ये चल रही है। पहली प्रकाश किरण कैसी चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस FO से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है भैया? लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस FO से होकर गुजरती है। अब मैं इसको द्वितीय मुख्य फोकस क्यों कह रहा हूं, मैंने आपको परिभाषा में बताया था जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है भैया वो कहलाता है लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो यहाँ पे मैंने इसको माना है FO। ओ क्यों माना मैंने? क्योंकि भैया इस लेंस की बात चल रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, ओ से नोटेशन है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ओ मान लिया है। और इस फोकस बिंदु से लेंस तक की दूरी को मैंने माना स्मॉल FO, यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी स्मॉल FO। ठीक, इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई भैया? ये वस्तु रखी है, इससे एक प्रकाश किरण चलती है जो भैया अपवर्तन के पश्चात भैया लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस FO से होकर निकल जाती है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात है कि जो दूसरी प्रकाश किरण चलती है वो भैया लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है उसका अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधी निकल जाती है। तो वही यहाँ पे होने वाला है, दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है जो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है भैया? सीधी। ये आपकी चली दूसरी किरण। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि भैया जब कोई प्रकाश किरण कहीं पे आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं वही इमेज बनती है। तो भैया लो, इस लेंस के कारण, अभिदर्शक लेंस के कारण इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ बना। ये रहा, यहीं तो कट कर रही है। कैसा बना भैया? उल्टा बना। तो लो नाम दे देते हैं इसको A' B'। देखो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, एक एक स्टेप देखो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल HD क्वालिटी में ब्लड में घोल दूंगा, सीख कर ही जाओगे। पल्ले पड़ी कहानी, कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। दो प्रकाश किरण चली, पहली ऐसे चली, दूसरी ऐसे चली। पहली आपकी भैया मुख्य फोकस से गुजर रही, द्वितीय वाले से। दूसरी चली भैया वो प्रकाशिक केंद्र से होकर यहाँ पर आ गई। बहुत बढ़िया। अब देखो भैया जी वस्तु रखी हुई है, तो आपको पता है कि लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है? U होती है। बहुत अच्छे, तो UO कह दे रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि लेंस हमारा नोटेशन इसका O है। इस लेंस की बात चल रही है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भैया, इसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, A' B' पर बन रही है। तो आपको पता है लेंस से इमेज तक की दूरी होती है आपकी V होती है। बहुत अच्छे, होशियार हो गए हो। तो हम क्या करेंगे भैया, ये क्या होगी आपकी VE हो गई। ये क्या होगी आपकी? VE हो गई। बहुत बढ़िया। अब आगे चले, हम आगे चले। अब भाई इस लेंस की बारी आई। तो ध्यान देने वाली बात है, इस लेंस के लिए ये जो इमेज बन रही है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है भैया, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, क्योंकि इस लेंस के पास कोई वस्तु तो है नहीं। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
और थोड़ा सा इस लेंस के बारे में, इस लेंस के जो प्रतिबिंब बना है इसके बारे में थोड़ा और लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब देखो देखो कैसा बना है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है भैया, याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव बनता है। और वाइवा में भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी प्रकृति बताइए। तो क्या बताओगे भैया कि अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। बहुत अच्छे। अब भैया ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई, दूसरे लेंस की बात चल रही है। अब हम आ गए नेत्रिका लेंस पर। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये इस लेंस के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी वो इस आभासी वस्तु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको पता है अब यहाँ पे दोबारा प्रकाश किरण आ रही है, यानी कि यहाँ पे अपवर्तन होना तय है। और तुम जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ वायु है, ये कांच है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो भैया वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब ये है तो ऐसे झुक जाएगी, ये झुक गई भैया। और मैंने आँख थोड़ी सी गलत बना दी, आप इसको सही से बना लें। ये डायरेक्ट आंख पर पड़ती है प्रकाश किरण। कहाँ पे पड़ती है भैया, हमारी आंख पर। ये हमारी आंख रखी हुई है, इतनी बात समझ में आती है। ये कहाँ चली गई भैया, सीधी हमारी कहाँ चलेगी, आंख पर चली गई। अब इसकी इमेज कैसे बनाएंगे भैया, तुमको दिख रहा है साफ साफ कि भैया ये आगे चल के क्यों नहीं मिलेंगी। जब कोई प्रकाश किरण दूर दूर होती हैं, जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक इमेज कहाँ बनेगी, तो वस्तु दिखेगी नहीं। तो भैया मैंने आपको हर बार बताया है, मैंने पुराने डेरिवेशंस में भी बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण आपको सामने से मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है तो हमेशा उनको जबरदस्ती खींच के पीछे डाल लेते हैं, उनको विपरीत दिशा में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ पर मैं इसको पीछे खींच लेता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, इनको पीछे खींच लिया, और जैसे ही मैंने इसको पीछे खींचा तो भैया ये लो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर। तो भैया जेब बना प्रतिबिंब बढ़िया वाला, जेब बन गया उल्टा और इतना बड़ा बना। इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स A डबल डैश B डबल डैश। जो को मज़ा आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तुरंत फीलिंग करते रहना, मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, मज़ा आया। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो प्रतिबिंब बना वो जे आके इतना बड़ा हो गया। तो देख रहे हो किस तरह से जो माइक्रोस्कोप होता है भैया वो जूम इन कर देता है, देख रहे हो, ऐसा इतना सा था, इतना बड़ा हो गया। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये भैया कहलाता है आपका अंतिम प्रतिबिंब, क्योंकि इसमें दो ही लेंस थे तो दो बार प्रतिबिंब बना। ये आपका प्रथम प्रतिबिंब, ये आपका आखिरी वाला प्रतिबिंब। ये किसके कारण बना है भैया, ये बना है नेत्रिका लेंस के द्वारा। तो अब पेपर में पूछेगा, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि नेत्रिका लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो क्या बताओगे यार, कि ये बताओगे कि नेत्रिका लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इधर देखो, इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु यही तो थी, मैंने कहा था ना आभासी वस्तु ये है। तो देख रहे हो ये जैसा यहाँ पे A डैश B डैश वैसा ही यहाँ बना है, बिल्कुल सीधा A डैश B डैश। यानी कि इसकी तुलना में इस लेंस के लिए, केवल इसी लेंस के लिए अगर ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब बिल्कुल देख पा रहे हो सीधा बना है। तो क्या बोलेंगे कि नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बस सीधा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है तथा आभासी होता है। आभासी क्यों कह रहा हूँ कि अगर लेंस के राइट में बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक, अगर लेंस के लेफ्ट में बनता है इसको बोलते हैं, तो भैया इसको बोलते हैं आभासी। इमेजनरी बना है, कैसा बना है, इमेजनरी। तो बात समझ में आती है। तो यहाँ से दो स्टेप्स क्लियर हुए, क्या हुए कि भैया अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, भैया वो होता है वास्तविक, उल्टा, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। उसके बाद लिखेंगे हम नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा और आभासी होता है। आई होप बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक आपको चित्र समझ में आ चुका है। अब भी कोई डाउट रह रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर से बता दें, है ना। मुझे एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता दें। अब यहाँ देखो, ये जो इमेज बन रही है ये इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। तो तुमको मालूम है जैसे यहाँ पर वस्तु की लेंस से दूरी u थी, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो यहाँ पे मानते हैं UE। ई क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि लेंस हमारा आई लेंस है। तो शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है ये भैया UE है, UE। ठीक है, दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि चित्र थोड़ा सा जटिल बन गया है। ये जो डिस्टेंस है कितनी है, UE है। आई होप आपको चित्र समझ में आ चुका होगा। ये है आपकी आई। तो बस पूरे चित्र में कुछ भी नहीं है, पेपर में आएगा संरचना करने के लिए। तो एक बार मैं आपको मुंह से बोल देता हूँ पूरी थ्योरी, आप लोग वैसे ही लिख लेना। और बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताया, मैंने कोई किताबी भाषा का यूज़ नहीं किया है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, देखिए आपको इसकी भाषा लिखनी कैसे है। अगर आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो आप 3 डॉट्स पर जाकर स्पीड को घटाया बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब का ये फीचर होता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग लिखोगे
माना कोई वस्तु ए बी है, ठीक है, जो कि अभिदर्शक लेंस ओ से स्मॉल यू नॉट दूरी पर स्थित है। वस्तु ए बी से दो प्रकाश किरणें चलती हैं, जिसमें से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस एफ ओ से होकर के गुजरती है। उसके बाद आप लिखोगे तथा अन्य प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो कि बिना विचलित हुए सीधी उसी दिशा में निकल जाती है। ठीक है, फिर आप लिखोगे यहाँ पे, इस प्रकार अभिदर्शक लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बिंदु ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है, जिसकी लेंस से दूरी, वो मैंने गलत कर दिया भैया, यहाँ वी ई नहीं होगा, यहाँ यू जीरो होगा। ठीक है, जिसकी लेंस से दूरी वी जीरो है। वी जीरो क्यों कह रहा हूँ, तुमको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे भैया वी जीरो होगा, क्योंकि हमने जिस लेंस को माना है ओ है, इसके लिए सारे नोटेशन हम नोट लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया भैया, कृपया करके यहाँ पे ओ कर लें। ठीक, जिसकी यहाँ से दूरी इतनी है, बस इतना हो गया। फिर आप लिखोगे तथा लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी एफ ओ है। काम डन है यहाँ तक नको, हाँ आगे चले हम। फिर आप लिखोगे यहाँ पे, तथा अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए कैसा कार्य करेगा, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के पश्चात पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु ए डबल डैश बी डबल डैश पर जाकर के मिलती हैं, जहां वस्तु का सीधा बहुत बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात खत्म। अगर बात करूं मैं अंतिम प्रतिबिंब, इसी को कहेंगे, और इस वस्तु की अगर मैं इस प्रतिबिंब से तुलना कराऊं, जो कि अंतिम प्रतिबिंब में तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, जो प्रतिबिंब है कैसा है, बड़ा है, उल्टा है, तथा कैसा है, वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आभासी है। यहाँ तक काम डन है। उसके बाद जब आप वस्तु की डायरेक्ट इस प्रतिबिंब से तुलना कराओगे कि देखते हैं भाई कितना बड़ा बना है, तो आप देख पा रहे हो साफ साफ इसकी प्रकृति कैसी आई, अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना इस वस्तु के अकॉर्डिंग, तो आप देख पा रहे हो उल्टा बना, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा आभासी, क्योंकि लेंस के लेफ्ट पर बना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा चित्र मैंने आपको बड़े ही ढंग से लिखने का तरीका बता दिया है, किस तरह से आपको काम करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। इसके बाद इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ की अभी आगे आती है, आवर्धन क्षमता। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, अब उसको देखने वाले हैं। छोटा सा प्रूफ है, आवर्धन क्षमता। अगर समझ में आया हो तो यार नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं कि आवर्धन क्षमता कैसे कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कोई वस्तु मान लीजिए इतनी सी थी, इतनी बड़ी हैगी थी, हमें दिख रही है, उसका इमेज इतना बड़ा बन गया, तो बस पहले की तुलना में कितने गुना बड़ा बना है, उसी को कहते हैं आवर्धन क्षमता। जस्ट सपोज कीजिए कि पहले बन रहा था आपका 5, पहले आपका साइज था वस्तु का 5 था, उसके बाद साइज हो गया आपका लेंस लगाने के बाद हो गया 20 पर हो गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कितने गुना इंक्रीज हुआ है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 4 या 20, भैया 4 गुना इमेज और बड़ा बन गया। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, कितने गुना हो गया, उसी को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो पहले का मतलब ये है, पहले सिर्फ हमारी वस्तु थी जिसको हम नंगी आंख से देख रहे थे, तो क्या बनेगी आवर्धन क्षमता की परिभाषा, क्या बनेगी, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, डायरेक्ट नेत्र पर बना रहे हैं, अभी इसके यूज नहीं कर रहे हैं हम सूक्ष्मदर्शी का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इस वस्तु को नेत्र देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखने की कोशिश की सूक्ष्मदर्शी से, दोनों का रेशियो क्या रहा, दोनों का कितना इंक्रीजमेंट रहा, बस वो बात है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, आवर्धन क्षमता क्या होती है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा और क्या और क्या और क्या, तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। काम खत्म हो गया। तो लिखते हैं फटाफट से इसको भैया, एम से डिनोट करते हैं, यानी कि एम बराबर क्या बना आपका, परिभाषा क्या बनी भैया, परिभाषा बनी आपकी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण अपॉन, फिर क्या लिखोगे, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना
दर्शन कोण। दर्शन कोण कहने का तात्पर्य है पहले जो वस्तु हमें नंगी आंख से दिख रही थी डायरेक्ट नेत्र से वो, और अंत में अब कितनी बड़ी हो गई है ओ। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कितना गुना इंक्रीजमेंट हुआ है। जैसे यहाँ देखो पहले 5 थी 20 हो गई, कैसे पता लगेगा कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? हमने इनका रेशियो निकाला, आपको सबसे मालूम पड़ेगा 4 गुना। तो ऐसे ही यहाँ पे आवर्धन क्षमता है। पहले कितना था? वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, यानी कि हम जब वस्तु को डायरेक्टली देख रहे हैं आंख से, उसके बाद हम माइक्रोस्कोप का यूज करके देख रहे हैं, उसके बाद कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, वही अपनी क्या होती है स्टूडेंट्स? आवर्धन क्षमता होती है। पढ़ने पड़ रहा है, चलो आगे चलते हैं। ध्यान रखना भैया, वस्तु प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, इसका नोटेशन होता है बीटा, और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण स्टूडेंट्स, इसका नोटेशन होता है अल्फा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा कहाँ बन रहा है। यहाँ देखो पहले जो अंतिम प्रतिबिंब है वो हमारी आंख को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका बीटा है। क्या है? बीटा। लेकिन आपने देखा होगा जो आपकी जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके अंदर सब कुछ बहुत ही पास पास होता है। जो लेंस लगा होता है बिल्कुल सबसे आगे लगा होता है, हमारी आंख यहाँ पर आ जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं यहाँ से एक और लाइन डाल दूँ, अगर मैं यहाँ से एक और लाइन डाल दूँ ये वाली अपनी सुविधा के लिए, और इसका एंगल मानूँ मैं बीटा, कितना मानूँ स्टूडेंट्स? बीटा। इसका एंगल मान लूँ मैं बीटा, तो बात बन जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप लोगों को सुविधा रहे इसको आंसर निकालने में। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि जो लाइन है वो यहाँ कटान बिंदु से होकर जाएगी। अब मेरे पास स्केल तो है नहीं है प्रॉपर जिससे मैं बना पाऊँ, तो अब ध्यान देने वाली बात है, आपको इस तरह से बनाना है कि इस कटान बिंदु से होकर के लाइन जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये लाइन इस तरह से अपनी नोटबुक पर बनानी है स्केल की सहायता से कि ये डायरेक्ट यहाँ तक मिले बिना बीच में टूटे। ठीक है, ये लाइन डायरेक्ट आपकी आनी चाहिए। लो इस तरह से लो, अब ठीक है। और चलो अच्छा कर देते हैं इसको, ऐसे मिला दिया मैंने, अब कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, ये आपका है ए डैश। ठीक है भैया, तो मैंने क्या किया है, जो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण बनना था वो था बीटा, तो मैंने क्या किया है इस लाइन को इसके बराबर मान लिया है, और बराबर ही है ये, क्योंकि आपको पता है जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके अंदर जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं बिल्कुल पास पास होती हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग समान ही है, लगभग बराबर है जी। आपको दिखाया है मैंने इतना बड़ा बना करके, लेकिन जो मशीन ओरिजिनल होती है उसके अंदर बहुत ही ना के बराबर होता है डिस्टेंस। तो मैंने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर मानते हुए यहाँ पर अपनी तरफ से मैंने एक और लाइन डाल दी है, जो मैंने बीटा कोण यहाँ पर दर्शा दिया है, ताकि इसका आंसर हम बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो एम बराबर आ जाएगा आपका बीटा अपॉन अल्फा। फिर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर संरचना सूक्ष्म होती है, चीज़ें पास पास ज़्यादा हैं, मशीन के अंदर हैं, तो आपको पता था कि जो दर्शन कोण बनता है वो भी छोटा बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा कोण की टेंजेंट को लेते हैं, मैंने हमेशा बताया है। तो यानी कि कहने का मतलब है हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, अल्फा बराबर टेन अल्फा और बीटा बराबर टेन बीटा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जब भी कोई चीज़ सूक्ष्म हो पास पास बने, हमेशा हम उस एंगल की जगह पर उसकी टेंजेंट की ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा। तो यहाँ पे क्या बन के आया, अब हम सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एम की जगह पे पुट कर दिए। अब टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए टेन बीटा हमारा किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बन रहा था बीटा एंगल, तो आपका जो ट्रायंगल इनके अंदर इंक्लूड हो रहा है ए डैश बी डैश और ई आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो यू ई है, और जो एंगल है वो बीटा है। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का यूज़ किया, राइट एंगल ट्रायंगल का, यहाँ देख सकते हो ए बी ओ डैश से, तो टेन अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। और ऐसे ही यूज़ किया हमने ए डैश बी डैश ई से, तो यहाँ से मैंने टेन बीटा का वैल्यू निकाल दिया, और टेन अल्फा के वैल्यू के लिए हम पे ये था ही, हमने इसका यूज़ किया, तो ये हमने निकाल लिया टेन अल्फा का वैल्यू। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब है आपका ए बी, आधार है आपका ए ओ डैश। बहुत बढ़िया, अब इन दोनों को पुट करते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। टेन एम इजकल टू टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। ठीक है, बी डैश ई इंटू में आपका आएगा कितना, टेन अल्फा है ना, टेन बीटा ऊपर होता है, टेन अल्फा नीचे होता है। क्या आएगा यहाँ पे आपका ए बी, और ऊपर आ जाएगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा ए ओ डैश। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और अंदर लिख सकता हूँ मैं इसको ए ओ डैश अपॉन बी ई डैश। बात समझ में आती है। अब मैं ऐसे थोड़ा सा रफ करता हूँ ऊपर का, एम बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन
ए बी और कोष्टक में आएगा ए ओ डैश अपॉन बी ई डैश। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का वैल्यू और निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हम पे है। ए ओ डैश कहाँ है? ए ओ डैश कहाँ है? ये रहा। ए ओ डैश का वैल्यू हम पे है डी, और बी ई डैश का वैल्यू हम पे कितना है? यू ई है। तो हमें दिक्कत आएगी इस दोनों के वैल्यू के लिए, तो इसका हम इस दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे इसके वैल्यू निकालने के लिए। कौन कौन से ट्रायंगल? पहला ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला। फीलिंग करना, मेरा मार्कर जहां चल रहा है माँ देखो। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये दोनों कैसे भैया? समरूप हैं। समरूप का मतलब होता है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। साइज से मतलब नहीं होता है, ये छोटा सर्कल ये बड़ा सर्कल है, तो दोनों कैसे सर्कल? इनमें क्या सिमेट्रिक है? सर्कल है दोनों। ठीक, ऐसे देखते हैं तो दोनों समरूप हैं आपके। तो हमें इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? चित्र से ट्रायंगल, मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे ए डैश बी डैश और ओ, ए डैश बी डैश ओ व ए बी ओ समरूप हैं तब। तो मैंने आपको जब न्यूटन का मैंने फॉर्मूला प्रूफ कराया था, मैंने तभी बताया था जब कोई दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनके लंब का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। उसका लंब है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश इसका लंब है ए बी। लंबों का अनुपात दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इसका आधार बी डैश हो और भैया इसका आधार बी हो। अब इसका इस्तेमाल यहां करने वाले हैं, तो आपका क्या बनेगा? एम बराबर बी डैश ओ अपॉन बी ओ और ए ओ डैश अपॉन बी ई डैश। बहुत अच्छे। अब भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखेंगे हम मान रख देंगे इनके, वो भी काय से? चिन्ह पर पार्टी के कोण। यहाँ लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर। चिन्ह सहित का मतलब है जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं लेंस के लिए, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव आएगा और राइट में है तो पॉजिटिव आएगा, उस तरह से मान रखते हैं। देखिए देखो भैया, बी ओ डैश की बात करते हैं, बी डैश ओ की। कहाँ है बी डैश ओ? बी डैश ओ, बी डैश ओ, ये क्या है? वी ओ है। यानी कि इस लेंस के लिए ये क्या है? डिस्टेंस वी ओ है। इसके राइट में है अभिदर्शक लेंस के लिए, तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस का वी ओ। बात करते हैं अब बी ओ की। किसकी? बी ओ। बी ओ कहाँ है? बी ओ ये है। ये डिस्टेंस क्या है? यू जीरो, लेकिन ये लेंस के लेफ्ट हैंड पे, तो नेगेटिव लेंगे। आपको पता है, आजकल पढ़ के आ चुके हो। अब बात करेंगे ऐसे ही ए ओ डैश के लिए। ए ओ डैश, ए ओ डैश ये डी है, लेकिन नेत्र यहाँ है, लेफ्ट में है, ये भी कैसे लेंगे? माइनस की लेंगे, माइनस का डी। और ऐसा ही स्टूडेंट्स बी ई डैश कहाँ है? ये रहा बी ई डैश यू ई। इस दूसरे लेंस के लिए यू ई है ना, तो ये नेगेटिव है, लेफ्ट में है, नेगेटिव लेंगे, माइनस का यू ई। बस पुट कर दो, आंसर आ गया। तो एम बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन यू ई, यू नॉट सॉरी, अंदर आएगा आपका माइनस का डी अपॉन माइनस का यू ई। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। एम बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर भैया। ये आ चुकी है आपकी आवर्धन क्षमता। अब इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो भैया क्या करेंगे? न्यूनतम दूरी तुम जानते हो, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, अंतिम यही तो है, ए डबल डैश बी डबल डैश नको। हाँ, अब इसके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स? वी ई होगी। पता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी? वी जीरो थी, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? वी ई होगी। लेकिन कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी कि डी पर बन रहा है, यानी कि वी काय के बराबर हो जाएगा? डी के। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति। अब कहाँ बन रहा है वो? न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी कि डी पर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस सूत्र की सहायता से, लेंस सूत्र से 1/f ई। क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि लास्ट प्रतिबिंब भैया अब अनेत्र का लेंस से बना है,
कैसे बना है, नेत्र का लेंस। अंतिम बार जो अपवर्तन हुआ है, लास्ट जो इमेज आई है वो इसकी सहायता से आई है। तो एफ ही ले रहा हूँ मैं, क्या होता है 1/VE माइनस का 1/UE। अब यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो VE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VE माने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वो कितनी होती है D, लेकिन है कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, तो माइनस का D ले लेंगे, ठीक। और UE कैसा लेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी है UE, तो माइनस का रहेगा। अब थोड़ा सा रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, डालते हैं यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए बराबर से क्या बनेगा, 1/FE इज इक्वल्स टू माइनस का 1/D, प्लस का हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से है, माइनस का UE लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू चाहिए D/UE का वैल्यू चाहिए, तो उसको प्लस में ले आते हैं इधर, 1/FE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1/D 1/UE। हमें चाहिए वैल्यू D/UE का, तो मैं दोनों तरफ D का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने दोनों तरफ D का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे D आ गया, D/FE आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये बराबर में क्या क्या हो गया, D/UE के, इसका वैल्यू ये आ गया, डालते हैं यहाँ पे, अंदर आ गया अपना आंसर। M बराबर माइनस का V0/U0, अंदर आ जाएगा आपको कितना, 1 + D/FE। वेरी वेरी करेक्ट। ये आपको तब लगाना है जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। और स्टूडेंट थोड़ी सी जगह बची हो तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम कैसे, MO/ME। जब जो आपकी आवर्धन क्षमता आई है, आगे वाली को बोलते हैं हम पहले वाले यानी कि अपदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, और पीछे वाली को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम नेत्र का लेंस की आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, M बराबर MO/MBB को लिख सकते हैं, लिख देना यहाँ पर, जहाँ MO बराबर अपदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, ME बराबर नेत्र का लेंस की आवर्धन क्षमता। आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति आपकी जब अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, अनंत पर, तब क्या होगा, वेरी सिंपल यार, हो गया फिनिश। अनंत पर बन रहा है, लगाओ लेंस सूत्र की सहायता से, 1/FE बराबर 1/VE माइनस का 1/UE। अब यहाँ पे हम जो UE लेंगे वो तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन VE चेंज हो जाएगा इन्फिनिटी से, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है, और इसके जब यहाँ पे रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। तो 1/FE बराबर ये हो जाएगा प्लस का 1/UE, प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि पहले से माइनस का, एक माइनस पहले से ही है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, UE बराबर FE रखो यहाँ पर भैया, तो M बराबर क्या मिलेगा, तो M बराबर आपका आ जाएगा माइनस का V0/U0, अंदर मिलेगा आपको D/FE इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बस इतना ही हमें करना था। यहाँ पे अभी थोड़ी सी एक चीज़ और रह गई है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। यहाँ देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब लंबाई कितनी होगी, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो यहाँ जगह कहीं बची हो वहाँ लिख लेना, लंबाई आपकी हो जाएगी, आपकी लंबाई को डिनोट करते हैं D से, D बराबर V0 + UE। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, इसको नोट कर लेना। लंबाई, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है D बराबर V0 + UE। लंबाई का मतलब कहने का कुछ नहीं है, वही लंबाई आपकी इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पे UE है, ठीक है, कितनी है UE, कितनी होती है आपकी, V0 + UE। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब लंबाई कितनी होती है, यानी कि D बराबर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे UE का जो वैल्यू आया है गायब हो गया, गिरा, वो FE के बराबर आया है, तो यानी कि यहाँ पर रख देते हैं UE बराबर FE, तो D बराबर क्या आएगा भैया, V0 + FE, बस डन। तो जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की क्या होती है, D बराबर V0 + FE, यानी कि कहने का तात्पर्य यही, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, V0 + FE हो जाएगी। इसी के साथ आपका डेरिवेशन होता है संपन्न। तो कोई भी डाउट आया हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको 100% सिखाने की, चित्र वगैरह सबको साफ साफ बनाने की। अगर कुछ ऐसे नहीं चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं एक और फाडू डेरिवेशन में पूरे दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।